हेलो बच्चों, वेलकम टू द अलर्ट क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर 2। ये जो आपका 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसका ये चैप्टर 2 है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो लेक्चर 2 डिस्कस कर रहे हैं। इसका फर्स्ट लेक्चर हम अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो जाके देख लीजिएगा, ताकि चैप्टर को लेकर आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे और आपके सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर को लेकर क्लियर हो सके। ठीक है, क्लियर हो जाए। तो इस चैप्टर में हम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे, यानी कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम जो ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो गैमेटोजेनेसिस से स्टार्ट कर रहे हैं। गैमेटोजेनेसिस क्या होती है मैं आपको बता दूं। स्पर्म एंड ओवम का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है। अब जो आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं मेल एंड फीमेल में, तो जो आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, मेल के अंदर टेस्टिस होती हैं, फीमेल के अंदर ओवरीज होती हैं। ओके। अब ये प्रोड्यूस करते हैं गैमीट्स। ओवरीज एंड टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करते हैं? गैमीट्स। तो मेल जो प्रोड्यूस करते हैं वो स्पर्म करते हैं, फीमेल जो प्रोड्यूस करती हैं वो ओवम करती हैं, रिस्पेक्टिवली बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। ठीक है। इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल, जो इमेच्योर मेल जर्म सेल होती है उसको स्पर्मेटोगोनिया भी बोल सकते हैं आप, जो प्रोड्यूस करती है स्पर्म्स को बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है। जैसे स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि मेल जर्म सेल जो स्पर्म प्रोड्यूस कर रही है उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। दैट बिगिंस एट द प्यूबर्टी। अब देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस कब होगी? जब मेल प्यूबर्टी में होगा। ठीक है, यानी कि जब आप प्यूबर्टी में बच्चे एंटर करते हैं, जैसे बॉय है, ठीक है, एक लड़का है, अभी वो छोटा है, अब उसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन जब होगा जब वो अपनी प्यूबर्टी में एंटर करेगा। ठीक है। उस स्टेज में आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस होती है जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। द स्पर्मेटोगोनिया सिंगुलर है तो स्पर्मेटोगोनियम बोलेंगे आप। एक से ज्यादा है, यानी कि एक से ज्यादा है तो आप बोलोगे स्पर्मेटोगोनियम। प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अब ये जो बनते हैं ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में बनते हैं। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन। अब ये जो मल्टीप्लाई होते हैं माइटोटिक डिवीजन से होते हैं। ठीक है। और इसीलिए इन नंबर में ये इंक्रीज होते हैं एंड इंक्रीज इन नंबर। तो माइटोटिक डिवीजन से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है नंबर जो है इनका इंक्रीज हो रहा है स्पर्म का। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड। देखिए आपके पास हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड होता है। ठीक है। हैप्लॉइड है तो 23 क्रोमोसोम्स आएंगे, डिप्लॉयड है तो 46 क्रोमोसोम्स आएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास स्पर्मेटोगोनियम कैसा है? डिप्लॉयड है। ठीक है। तो ये क्या कंटेन कर रहा है? 46 क्रोमोसोम्स को कंटेन कर रहा है। इस चीज को आप याद रखिए, अगर डिप्लॉयड है तो 46 क्रोमोसोम्स है, अगर हैप्लॉइड आएगा आगे आगे जो हम पढ़ेंगे वो हैप्लॉइड पढ़ेंगे तो उसमें 23 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। ठीक है। तो देखिए आप पहले एक बार डायग्राम देख लीजिए। स्पर्मेटोगोनियम ये हो गया आपका, ये सर्टोरी सेल हो गई। ठीक है। ये आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इसको हम स्पर्मेटिड्स बोलते हैं। ठीक है। ये स्पर्मेटोजोआ है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ें, ठीक है, तब बुक रख ले करिए ताकि डायग्राम आप हाल के हाल देख सकें और लाइन बाय लाइन आप आराम से पढ़ सकें। ठीक है। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, सम जो कुछ स्पर्मेटोगोनिया होते हैं उसको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। पीरियोडिकली ये अंडर मियोसिस होती हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होती हैं ये कंप्लीट होती हैं फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, यानी कि रिडक्शन डिवीजन में होती हैं, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल हैप्लॉइड सेल्स कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो अब यहाँ पे क्या है? टू इक्वल हैप्लॉइड सेल में डिवाइड हो गए। ठीक है। दो इक्वल हैप्लॉइड सेल बन गए तो हैप्लॉइड सेल हो गए। तो
23 क्रोमोसोम्स हो गए। तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, ओके, विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम्स ईच। देखा आपने, 23 क्रोमोसोम्स दोनों सेल्स के पास हैं, 23 क्रोमोसोम, मतलब एक सेल के पास और एक सेल के पास, इसके पास 23 हो गए, इसके पास 23 हो गए। ये दोनों कैसी सेल हो गई? हैप्लॉइड हो गई, हैप्लॉइड, ठीक है। The secondary spermatocytes undergo the second meiotic division to produce 4 equal। अब देखिए यहां से क्या हो रहा है, ये 4 इक्वल में डिवाइड हो रही है, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि 23 है, यहां से 4 इक्वल में हो गई, ठीक है। अब ये भी 2 हो गई, ये भी 2 हो गई, तो क्रोमोसोम्स कम हो जाएंगे? नहीं होंगे, इनके पास भी 23 क्रोमोसोम्स ही रहेंगे, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस 4 इक्वल, उनको बोलेंगे हम हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द स्पर्मेटिड्स? तो स्पर्मेटिड्स में स्पर्म का नंबर क्या होगा? 23 होगा। द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ। अब जो आपके स्पर्मेटिड्स हैं ये ट्रांसफॉर्म्ड हो रहे हैं, यानी कि ये चेंज हो रहे हैं, किसमें? स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ को हम क्या बोलते हैं? स्पर्म्स। तो जो स्पर्मेटिड्स हैं ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं स्पर्म में, ठीक है। किस, अब इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं स्पर्म में, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड। स्पर्म का जो हेड होता है एम्बेडेड होता है, ठीक है। जब वो आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस हो जाता है तो स्पर्म का जो हेड बनता है वो एम्बेडेड बनता है इन द सर्टोली सेल्स, ठीक है, एंड आर फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। और जब ये बन जाता है सर्टोली सेल्स में तो ये फाइनली रिलीज हो जाता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। तो देखिए आप, स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म्ड हुए स्पर्म्स में, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। अब हेड जो है एम्बेडेड है सर्टोली सेल्स में, ठीक है, सर्टोली सेल्स में, और फाइनली ये रिलीज का हो रहा है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला? स्पर्मिएशन, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। अब जो स्पर्मियोजेनेसिस होगा, मैंने जैसा आपको बताया, ये स्टार्ट होता है प्यूबर्टी की एज में। अब ये प्यूबर्टी की एज में ही क्यों स्टार्ट होता है? ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सीक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जब बच्चा प्यूबर्टी की स्टेज में आता है तो उसके अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, ठीक है। दिस, इफ यू रिकॉल, इज अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन, और ये एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है। द इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH देन एक्ट एट द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ 2 गैनाडोट्रोपिन ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, जिसे हम LH बोलते हैं, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे हम FSH बोलते हैं। LH जो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है, एक्ट एट द लीडिक सेल्स एंड स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ एंड्रोजन्स। तो ये क्या सीक्रेशन करता है? एंड्रोजन्स का। एंड्रोजन जो होता है ये टर्न हो जाता है स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस में, ठीक है। FSH एक्ट ऑन द सर्टोली सेल्स एंड स्टिमुलेट्स secretion of some factors which help in the process of spermiogenesis। अब FSH एक्ट करता है सर्टोली सेल्स में और स्टिमुलेट करता है, यानी स्टिमुलेट सीक्रेशन कुछ फैक्टर्स का जो हेल्प करते हैं इस किस प्रोसेस में? स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में, ओके। अब देखिए आप, एक बार हम स्पर्म का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये वाला देखिए, ये जो पोर्शन है यहां से लेकर यहां तक ये हेड है, ठीक है। स्पर्म जो डिवाइड है, फर्स्ट हेड, सेकंड नेक, थर्ड ये मिडिल पीस है, फोर्थ ये टेल है,
ठीक है, तो इसमें ये डिवाइड है। अब देखिए आप, ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर हेड का, सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये ऑल ओवर द स्पर्म होती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरे स्पर्म पर होगी। इसके बाद ये एक्रोसोम होता है, इसमें कुछ हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, जो पेनिट्रेट के टाइम पर काम आते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो एनर्जी सोर्स होता है स्विमिंग के लिए, और ये टेल होती है जो स्विम करती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया इस टेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है कि रैपिडली मूव करो। ओके, तो आपने स्पर्म का डायग्राम देख लिया। अब हम बात करेंगे, लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म। अब हम स्ट्रक्चर को एग्जामिन करेंगे स्पर्म के, ठीक है, स्पर्म के स्ट्रक्चर को एग्जामिन करेंगे। अब स्पर्म जो होता है ये आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी। इसीलिए स्पर्म को हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कहते हैं। अब ये जो बना होता है हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल में बना होता है, यानी कि डिवाइड होता है, जैसा कि आपने 2.6 में देखा। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वलप होती है स्पर्म की पूरी बॉडी पर। जैसे मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है स्पर्म की होल बॉडी पर होती है, यानी कि पूरी बॉडी जो स्पर्म की कवर होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होती है। स्पर्म हेड जो होता है ये कंटेन एंड इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। अब इसके पास जो न्यूक्लियस होता है वो हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड न्यूक्लियस कैसा होगा? 23 क्रोमोसोम्स वाला, ठीक है। इसके पास हैप्लॉइड न्यूक्लियस है तो 23 क्रोमोसोम्स है। अब 23 क्रोमोसोम्स ओवम के पास होंगे, ठीक है। फिर ये दोनों जब फ्यूज होते हैं तो हमको मिल जाता है 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाई अ कैप लाइक स्ट्रक्चर। अब जो इसका एंटीरियर पोर्शन होता है वो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं, ठीक है। एक्रोसोम जो होता है इसमें एंजाइम भरे होते हैं। अब ये जो एंजाइम होते हैं ये फर्टिलाइजेशन में काम आते हैं जब ये ओवम से जुड़ जाता है, ठीक है। स्पर्म जो होता है, देखिए एक मिनट, देखिए हमारे पास ये ओवम आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास स्पर्म आ गया, ठीक है। अब जब ये फ्यूज होगा ओवम से तो इसके जो हेड में एंजाइम्स होंगे वो रिलीज हो जाएंगे। अब वो एंजाइम से जो ओवम की ये लेयर होती है ऊपर की तरफ, उसको पेनिट्रेट कर देगा ताकि ये इससे फर्टिलाइज कर सके। तो इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो इसको पेनिट्रेट करते हैं, यानी कि भेदते हैं, ठीक है। फिर ये ओवम से फर्टिलाइज्ड हो जाए। ओके, देखिए यहाँ फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। द मिडिल पीस प्रोसेस न्यूमेरस माइट्रोकॉन्ड्रिया। अब जो मिडिल पीस में जो होते हैं वो न्यूमेरस माइट्रोकॉन्ड्रिया होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टेल को, ताकि टेल जो है मोटिलिटी कर सके, यानी कि स्पर्म जो है मोटिलिटी कर सके। अब मोटिलिटी किससे करेगा? टेल से। और टेल में जब एनर्जी नहीं होगी तो कहाँ से मूव कर लेगी? तो टेल तो अपने नॉर्मल रहेगी। तो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, ताकि जल्दी से जाओ ओवम से फ्यूज हो जाओ। तो स्पर्म को जो मोटिलिटी मिलती है असेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, तो ये मोटिलिटी ना फर्टिलाइजेशन के लिए चाहिए होती है, ठीक है। द इजैकू ह्यूमन मेल जो रिलीज करता है अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग अ कोइटस। कोइटस मीन्स होता है जैसे आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, या ठीक है, तो उस दौरान 200 से लेकर 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं, विच फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, नॉर्मल होते हैं फर्टिलिटी। अब इसमें से कुछ नॉर्मल फर्टिलिटी के होते हैं, और ये जो होते हैं ये 60% होते हैं जो नॉर्मल शेप एंड साइज के होते हैं, ठीक है। 40% जो स्पर्म होते हैं ये विग्रस होते हैं, ये शो करते हैं विग्रस मोटिलिटी, यानी कि ये
विग्रस मीन्स मतलब 40% जो होते हैं स्पर्म, ये ही आपके विग्रस मोटिलिटी शो करते हैं, यानी कि बहुत जल्दी चलो और जाकर ओवा से फ्यूज हो जाओ, फर्टिलाइज्ड कर लो। अब देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा, एक ओवा है, ठीक है, हमारे पास 200 से लेकर 300 मिलियन तक, ठीक है, 200 मिलियन से लेकर 300 मिलियन तक स्पर्म है, ठीक है, जिसमें से 40% स्पर्म विग्रस मोटिलिटी शो करते हैं, तो ये जाकर ओवम से फ्यूज हो रहे हैं। तो एक टाइम पर ओवा से ऐसा भी होता है कि 2 स्पर्म भी फ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, 2 स्पर्म फ्यूज हो गए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये बहुत रेयर चांसेस होते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो है आपके इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता, फर्टिलाइज्ड हो गए लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर ये इम्प्लांटेशन होने का चांसेस बहुत रेयर होता है, ठीक है इसका। तो ये आप समझ लीजिए, जब ओवा से एक स्पर्म अटैच्ड हो गया तो वो एक केमिकल रिलीज करता है जिससे दूसरा स्पर्म अटैच नहीं हो सकता, समझे आप। तो एक स्पर्म अटैच्ड हो गया, उसने फर्टिलाइज्ड कर लिया, उसके बाद दूसरा स्पर्म अटैच नहीं हो सकता। अब एक ही टाइम पे 2 अटैच्ड हो गए तो ये अपने वर्क नहीं करेगा, तो इसका जो इम्प्लांटेशन है वो नहीं हो पाएगा, समझ गए आप। तो ये समझ लीजिए कि एक ओवा से एक ही स्पर्म फ्यूज होता है और उसके बाद दूसरा फ्यूज नहीं हो सकता। अब देखिए ये बता दिए, स्पर्म रिलीज्ड फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स एंड ट्रांसपोर्ट बाय द एसेसरी डक्ट। अब जो स्पर्म रिलीज होते हैं वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से होते हैं और ट्रांसपोर्ट किससे होते हैं, एसेसरी डक्ट से। सीक्रेशन ऑफ एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, seminal vesicle and prostate are essential for maturation and motility of sperm। अब ये जो है ये असेंशियल है स्पर्म की मोटिलिटी और मैचुरेशन के लिए, ठीक है। द seminal plasma along with the sperm constitute the semen। तो इसमें क्या होता है, सीमन होता है, ठीक है, स्पर्म जो आता है वो सीमन में आता है, ठीक है, सीमन के साथ जब हम कोइटस करते हैं। द फंक्शंस ऑफ मेल सेक्स एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन्स। अब ये जो मेंटेन्ड होते हैं ये टेस्टिकुलर हार्मोन्स होते हैं जिन्हें हम एंड्रोजन्स बोलते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट हम फीमेल गैमेट्स की बात करेंगे जिसमें ओवा का फॉर्मेशन होता है। अब उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, फीमेल जब बर्थ होती है उसके बाद ना ही कोई ओवा बनता है ना ही एडेड होता है, ठीक है, ना उसमें कोई ओवा जुड़ेगा ना कोई नया ओवा बनेगा। तो जितने भी ओवा बनते हैं वो बर्थ से पहले ही बन जाते हैं, ठीक है। जब बेबी बेली में होती है, फीमेल बेबी जब बेली में होती है उसी दौरान उसके जन्म से पहले सारे ओवा बन जाते हैं, और जब वो पैदा हो जाए यानी कि जन्म ले ले उसके बाद ना ही कोई ओवा बनेगा ना ही कोई ओवा उसमें एडेड होगा, ठीक है। तो ये स्पर्म फॉर्मेशन से बिल्कुल अलग है। स्पर्म जो बनता है ये ओल्ड एज तक बनता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है जैसे हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। एक मैन में स्पर्म का फॉर्मेशन ओल्ड एज तक होता है, ठीक है, लेकिन फीमेल में ये बर्थ से पहले बनते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा, आफ्टर बर्थ ना कोई ओवा बनेगा ना ही कोई ओवा एडेड होगा, ठीक है। अब इसे हम साइंस की लैंग्वेज में समझते हैं। पहले एक बार आप डायग्राम देख लीजिए, देखिए ये ब्लड वेसल्स है, ये प्राइमरी फॉलिकल है, टर्टरी फॉलिकल शोइंग एंट्रम, ये आपका ग्रेफियन फॉलिकल है, ये आपके सेकेंडरी oocyte है, कॉर्पस ल्यूटियम है। तो ये जो चेंज हुआ है जब एनसीईआरटी रीप्रिंट आया है, ठीक है, उसमें ये वर्ड चेंज हो गया है। तो आपकी एनसीईआरटी में अलग लिखा होगा, यहाँ पर अपडेट हो गया है, ठीक है। तो अगर आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो उसमें सेकेंडरी oocyte है,
आपने जो रीप्रिंट वाली ली है तो उसमें सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, और इससे पहले की जो आप पढ़ रहे हो एनसीईआरटी उसमें अलग लिखा है, ठीक है, ओवम लिखा है, तो आप उसे चेंज कर लीजिएगा, सेकेंडरी oocyte कर लीजिएगा। देखिए, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis, ठीक है। फीमेल के फॉर्मेशन होता है जो मैच्योर फीमेल में जो गैमेट्स बनते हैं उसको हम oogenesis कहते हैं। ये डिफरेंट है स्पर्मियोजेनेसिस से। स्पर्मियोजेनेसिस किस में हो रही है? मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है जिसे हम स्पर्मियोजेनेसिस कह रहे हैं। तो oogenesis बिल्कुल डिफरेंट है स्पर्मियोजेनेसिस से, ठीक है। आप एक चीज तो समझ गए, स्पर्म के फॉर्मेशन को हम स्पर्मियोजेनेसिस बोल रहे हैं, जिसमें स्पर्म का बनने को हम स्पर्मियोजेनेसिस कह रहे हैं। oogenesis में हम फीमेल गैमेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। oogenesis इज इनिशिएट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। तो ये जो बनते हैं ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में बन जाते हैं। व्हेन अ कपल ऑफ मिलियन गैमीट्स मदर सेल्स, तो कपल ऑफ मिलियन गैमीट्स ऑफ मदर सेल्स होते हैं जिसे हम ऊगोनिया बोलते हैं, आर फॉर्म्ड विद ईच फीटल ओवरी, यानी कि हर एक फीटल ओवरी में बन जाती है। नो मोर ऊगोनिया, फीटल जो होता है ये हम बच्चे को कहते हैं, ठीक है, जो बर्थ नहीं लिया तब तक हम उसे फीटल कहते हैं। फीटल ओवरी यानी कि बच्चे की ओवरी की, फीमेल जो फीटल है उसकी ओवरी की बात हो रही है, ठीक है। नो मोर ऊगोनिया आर फॉर्म्ड, इसके बाद ना कोई ऊगोनिया बनेगा और ना ही कोई एडेड होगा बर्थ के बाद, ठीक है। These cells start division and enter into the prophase first of the meiotic division and get temporarily arrest at the stage called primary oocyte। तो ये temporarily arrest हो जाएगा, उस स्टेज को हम बोलेंगे प्राइमरी oocyte। Each primary oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cell। अब जितने भी प्राइमरी oocytes होते हैं आपके, वो ग्रेन्यूलोसा सेल से सराउंडेड होते हैं, यानी कि लेयर होती है उनके ऊपर ग्रेन्यूलोसा सेल की, तो उससे ये सराउंडेड होता है। एंड इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल, और इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। तो आपने फिगर 2.7 में देख ही लिया है, नहीं तो आप एनसीईआरटी खोल के देख लीजिए, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल देखिए, प्राइमरी फॉलिकल, a large number of these follicles degenerated during the phase of from birth to puberty। जब कोई फीमेल प्यूबर्टी में एंटर करती है तो उसकी फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, ठीक है। उस दौरान वो फर्स्ट, जब वो फीमेल प्यूबर्टी में एंटर कर जाती है, ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, फेज फ्रॉम द बर्थ, तो इसमें क्या होता है? डीजेनरेट हो जाते हैं। Therefore, at puberty, only 60,000 to 80,000 primary follicles are left in each ovary। अब जब तक बच्चा पैदा हो गया, ठीक है, फीमेल पैदा हो गई, फीमेल बेबी पैदा हुई, फिर वो प्यूबर्टी में एंटर करी। जब तक वो प्यूबर्टी में एंटर नहीं करेगी, और पैदा होने से लेकर प्यूबर्टी में एंटर करने तक का जो टाइम है बीच में, उसमें डीजेनरेट हो जाते हैं फॉलिकल, और जो हमारे पास बचते हैं वो 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स बचते हैं हमारे पास ईच ओवरी में, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स। अब जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं ये बहुत सारी लेयर्स जो होती हैं ग्रेन्युलोसा सेल्स से सराउंडेड होते हैं, ठीक है, यानी कवर्ड होते हैं। ग्रेन्युलोसा सेल्स इन प्राइमरी फॉलिकल्स के सराउंडेड होती है, ठीक है, और एक आध लेयर नहीं होती, मोर लेयर्स होती हैं। एंड अ न्यू थीका एंड आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल्स। ओके, ये देखिए डायग्राम। द सेकेंडरी फॉलिकल soon transforms into a tertiary follicle which is characterized by a fluid filled cavity called antrum। अब जो fluid filled cavity होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एंट्रम बोलते हैं। The theca layer is organized into an inner theca।
अगर अंदर की तरफ है तो इनर थीका बोलेंगे, इंटरना, ठीक है। और अगर बाहर की तरफ है तो आउटर थीका, जिसे हम एक्सटर्ना बोलेंगे। इट इज इम्पोर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इट इज at this stage that the primary oocyte within the tertiary follicle grow in size and completes its first meiotic division. It is an unequal division resulting in the formation of a large haploid secondary oocyte. तो लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte आ गया और टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी बनी, ठीक है। तो देखिए ये डायग्राम देख लीजिए आप, ये मेल का है, ठीक है, ये फीमेल है। ये हमारे पास क्रोमोसोम्स नंबर है पर सेल के हिसाब से, ठीक है। यहाँ तक 46 है, फिर हमारे पास 23 आ गए क्रोमोसोम्स। तो देखिए स्पर्मेटोगोनिया हुआ, मियोसिस डिफरेंशिएशन हुए एट प्यूबर्टी, किस एज से स्टार्ट हुआ है, हम प्यूबर्टी से बात कर रहे हैं, ठीक है, मेल में। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, ठीक है। फिर फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हुए। तो यहां तक हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स थे। अब हमारे पास सेकेंड म्यूटिक डिवीजन, फिर इसके बाद स्पर्मेटेड, फिर स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 23 क्रोमोसोम्स हो गए, जिसे हम हैप्लॉइड बोलेंगे, ठीक है। ये वाले भी हैप्लॉइड हो गए। अब ये आपके डिप्लॉइड थे। अब फीमेल की हम बात करेंगे, ऊगोनिया, मियोसिस डिफरेंशिएशन हुआ, फिर प्राइमरी oocytes आ गए। अब ये फीटल लाइफ में हो रहा है इतना, ठीक है। तो फर्स्ट इम्यूटिक डिवीजन कंप्लीट प्रायर टू ओवुलेशन। अब यहाँ पे बर्थ हो गया, फिर चाइल्डहुड आया, इस बीच फ्रीज हो गए थे। अब प्यूबर्टी आई, ठीक है। प्यूबर्टी के बाद ये हमारे पास एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ स्टार्ट हो गई। तो फर्स्ट पोलर बॉडी आ गई, ये सेकेंडरी पोलर बॉडी आ गई। ये सेकेंडरी oocytes था, ये ओवम था, ठीक है। द सेकेंडरी oocyte retains bulk of the nutrient rich cytoplasm। अब देखिए जो सेकेंडरी oocytes होते हैं उनके पास बहुत रिच न्यूट्रिएंट में साइटोप्लाज्म होता है ऑफ द प्राइमरी oocyte, ठीक है। प्राइमरी oocytes, कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज ऑफ दिस। अब आप सोच सकते हैं इसका एडवांटेज क्या है। डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बोर आउट फॉर फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन। अब जो फर्स्ट पोलर बॉडी आई वो फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन से आई, डिवाइडेड फर्दर टू डीजनरेट, ठीक है। एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। The tertiary follicle further changes into the mature follicle और Graafian follicle। तो ये मैच्योर किस में हुआ, मैच्योर फॉलिकल कह लें आप या ग्राफियन फॉलिकल कह लें। फिगर 2.7 में आपने देखा ही है। द सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलियोसिटा। अब जो सेकेंडरी oocyte होता है ये एक न्यू मेम्ब्रेन बनाता है। सेकेंडरी oocyte जो है वो न्यू मेम्ब्रेन बनाएगा, जिसको हम बोलेंगे जोना पेलियोसिटा। सराउंडिंग इट, ठीक है। इसके सराउंड कौन सी होगी, सेकेंडरी oocyte के सराउंडेड एक न्यू मेम्ब्रेन बनी, जो सेकेंडरी oocyte के सराउंडेड होगी, उसको हम बोलेंगे जोना पेलियोसिटा। द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte। तो ग्राफियन फॉलिकल आपकी रप्चर्ड होगी, फिर उसके बाद ये रिलीज करेगी सेकेंडरी oocyte को, जिसे हम ओवम बोलेंगे। सेकेंडरी oocyte क्या है आपका, ओवम। फ्रॉम द ओवरी, कहां से, ओवरी से। बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओवुलेशन, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओवुलेशन। कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। क्या आपने आइडेंटिफाई करा एक मेजर डिफरेंस स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis में, ठीक है। A diagrammatic representation of spermatogenesis and oogenesis is given below। जो हम इस डायग्राम को देख चुके हैं, ठीक है। तो आप इसको एक बार और देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की।
तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है ये फीमेल प्राइमेट्स में होती है। जो प्राइमेट्स एनिमल्स होते हैं उनमें जो फीमेल होती हैं तो उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो इसीलिए ये रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स। फीमेल प्राइमेट्स के एग्जांपल है मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनार्क। जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होती है प्यूबर्टी में उसको हम बोलते हैं मेनार्क। इन ह्यूमन फीमेल में जो मेंस्ट्रुएशन होती है ये रिपीट होती है एट द एवरेज इंटरवल अबाउट 28 एंड 29 डेज बाद ये रिपीट होती है एवरी मंथ। ठीक है, एंड द साइकिल ऑफ द इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब एक के बाद जब दूसरे मतलब जब मेंस्ट्रुएशन एक 28 से 29 डेज की होती है, ठीक है, अब ये रिपीटेड होती है एवरी मंथ। ठीक है, 50 ईयर की एज पर ये मेनोपॉज हो जाती है, यानी कि ये रुक जाती है। तो ये मैं आपको आगे डिस्कस कराऊंगा कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब रुकती है। तो 50 की एज पर जब फीमेल की एज 50 हो जाती है उस टाइम ये रुक जाती है। ठीक है, यानी कि इससे कहते हैं फिर मेनोपॉज। अब एक महीने से दूसरे महीने तक की जो साइकिल होती है उसको स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुअल टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। वन ओवम इज रिलीज, वन ओवम इज रिलीज्ड, और उसमें एक ओवम रिलीज्ड होगा यानी कि ओवुलेशन ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में होंगे, अब जैसे हमारे पास 28 से लेकर 29 डेज का साइकिल होता है, ठीक है, हम 28 मान लेते हैं। अब इसका अगर 28 का मिडिल देखेंगे तो 14 होगा। ठीक है, तो ये जो रिलीज होता है ओवुलेशन ये मिडिल में होता है। द मेजर इवेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शो इन फिगर 2.9। 2.9 एक सेकंड, तो ये है। ठीक है, अब मैं आपको एक बार दिखा दूं ये डायग्राम। तो ये देखिए डेज है, ये 29 तक है। ठीक है, यहां से स्टार्ट हुई और यहाँ पर एंड हो गया, तो ये मंथ हो गई। 28 या 29 डेज का होता है, उसके बाद ये स्टार्ट होती है। तो देखिए ये मेंस्ट्रुएशन है, ये फॉलिकुलर फेज है जिसे प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं, ये ल्यूटियल फेज है जिसे हम सेकेंडरी फेज भी बोलते हैं, और यहाँ से हमारी नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब ये आपका पिट्यूटरी हार्मोन लेवल है। ठीक है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उनका जो पिट्यूटरी हार्मोन लेवल है वो ये है। ये ओवेरियन इवेंट्स हैं, ये ओवेरियन हार्मोन लेवल्स हैं आपके, ये यूट्राइन इवेंट्स हैं फीमेल के। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के। अब देखिए ये रेड वाली लाइन से एफएच शो करा रहे हैं और ब्लू वाली लाइन से एलएच। एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। ये डेवलपिंग फॉलिकल है। ठीक है, अब ये मैच्योर फॉलिकल है, यहाँ पर ओवुलेशन हो रहा है बीच में, जो मैंने आपको बताया मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये एस्ट्रोजन है ब्लू वाली लाइन पर, और ये प्रोजेस्टेरोन है रेड वाली लाइन पर। ठीक है, अब ये कॉर्पस ल्यूटियम है। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम बनी, और यहाँ पर रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम है। ये हमारी मेनेज है। ठीक है, यहाँ तक मेंसेस सॉरी, ये हमारी मेंसेस है। अब आप डायग्राम समझ गए, अब करते हैं इस पर बात। द साइकिल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फेज। अब जो साइकिल स्टार्ट होती है ये मेंस्ट्रुअल फेज में होती है, व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स एंड इट लास्ट फॉर 3-5 डेज। अब ये जो लास्ट हो जाती है 3 से 5 दिन के अंदर ये लास्ट हो जाती है। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। अब ये ब्रेक डाउन करती है एंडोमेट्रियल लाइनिंग को ऑफ द यूट्रस।
ब्रेक डाउन करती है यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग को एंड इट्स ब्लड वेसल्स विच फॉर्म्स लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू वजाइना। अब जो ब्लड वेसल्स होती है उससे लिक्विड बाहर आता है वजाइना से, ठीक है। menstruation only occur if the released ovum is not fertilized। अब menstruation आपकी जब ही होगी जब ओवम है वो फर्टिलाइज्ड नहीं हो रहा, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे 9 मंथ है, ठीक है, प्रेगनेंसी के, अब ओवम हमारा, ये साफ कह रहे हैं ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड, ये ओवम है, ठीक है, हमारे पास, फिर ये स्पर्म है, ठीक है। अब ये फर्टिलाइज्ड नहीं हुए एक दूसरे से, ठीक है, तब ओवम रिलीज हो जाए, यानी कि ये लिक्विड बाहर आएगा, यानी कि कम आउट आएगा, जिसमें ओवम रिलीज हो जाता है, यानी कि ओवम बाहर आ गया। अब जब ये फर्टिलाइज्ड हो जाएंगे तो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगी 8 मंथ के लिए, क्योंकि जो फर्स्ट 9 महीने होते हैं उसमें जो पहला महीना था उसमें तो ये दोनों फ्यूज हो गए। अब 8 मंथ तक हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, और ये 9 मंथ में फ्यूज हुआ इसमें भी नहीं होगी, तो तो इसीलिए यहाँ पे ये फ्यूज हो गया, इसीलिए इस मंथ में नहीं हुई, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब आपके मेंसेस नहीं हुई। उसके बाद ये 8 मंथ है, इसमें भी आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट नहीं हुई क्योंकि ये 9 मंथ हो गए। फिर इसके बाद 6 मंथ का लैक्टेशन पीरियड होता है, उसमें भी आपकी नहीं होती, तो कुल मिला के आपके 15 मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, ठीक है। ये मैंने आपके यहाँ क्लियर कर दिया है। जब मैं आगे पढ़ाऊंगा सारी आपके जो ये क्वेश्चन होता है कभी आपसे पूछ ले तो आपको ये पता होना चाहिए, तो मैं आपको ओवम वगैरह सब कैलकुलेट करके बता दूंगा जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आप यहाँ पे ये चीजें क्लियर कर लीजिए, ओके। तो यहाँ पर ये फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ, इसीलिए ये रिलीज हुआ जो ओवम वो फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। अब ये जो है ये इंडिकेटिव है प्रेगनेंसी का, ठीक है। However, it may also be caused due to some other underlying causes like stress, ठीक है, poor health, etc. The menstrual phase is followed by the follicular phase. During this phase, the primary follicle in the ovary grow to become a fully mature Graafian follicle and simultaneously, ठीक है। अब देखिए जिस दौरान हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ठीक है, अंडरलाइन कॉज जैसे स्ट्रेस हो जाता है, पुअर हेल्थ हो जाते हैं, ईटीसी। अब मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है ये फॉलो करता है फॉलिकुलर फेज को। अगर हम इस फेज की बात करें तो ये प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी ग्रो टू बिकम अ फुली मैच्योर, तो ओवरी ग्रो करती है, फुली मैच्योर होती है ग्राफियन फॉलिकल। साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट। अब जो एंडोमेट्रियम थी यूट्रस की वो रीजनरेट हो गई, ठीक है, थ्रू प्रोलिफरेशन। किसके जरिए? प्रोलिफरेशन से, ठीक है। दीज चेंजेस इन द ओवरी एंड द यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाय चेंजेस इन द लेवल्स ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स। तो इसमें जो चेंजेस होंगे वो लेवल चेंज होते हैं हार्मोन्स के, जो पिट्यूटरी हार्मोन्स होते हैं और ओवेरियन हार्मोन्स होते हैं उनके लेवल में चेंजेस आते हैं, ठीक है। द सीक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स LH and FSH increased gradually during the follicular phase। अब FH और LH में भी इंक्रीज होता है फॉलिकुलर फेज, ठीक है। द एंड स्टिमुलेट्स फॉलिकुलर डेवलपमेंट as well as secretion of estrogen by the growing follicle। both LH and FSH, जो LH और FSH होते हैं ये अटेन करते हैं पीक लेवल पर। जो पीक लेवल होता है मिडल ऑफ द साइकिल होता है 14th डे का।
रैपिड सीक्रेशन होता है एलएच का, लीडिंग करता है मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग मिड साइकिल कॉल्ड एलएच सर्ज इंड्यूस्ड। अब ये जो रैपिड सीक्रेशन होता है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन का, ये मैक्सिमम लेवल तक रीच कर जाता है, ठीक है, लीड करता है। उसके बाद कॉल्ड एलएच सर्ज इंड्यूस्ड। रप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल, तो ये रप्चर करता है ग्रेफियन फॉलिकल को एंड देयर बाय द रिलीज ऑफ ओवम। अब इसमें ओवम रिलीज हो जाता है जिसे हम ओवुलेशन कहते हैं, और ओवुलेशन ovulatory phase is followed by the luteal phase during which the remaining part of the Graafian follicle transform as the corpus luteum। तो ये ट्रांसफॉर्म किस में हो रहा है? ग्रेफियन फॉलिकल जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है आपका कॉर्पस ल्यूटियम में हो रहा है, ठीक है। द कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विच इज असेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम। अब जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम है ये लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहा है, और ये जरूरी है मेंटेनेंस के लिए, किसके? एंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। सच एज एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन। क्या एंडोमेट्रियम नेसेसरी है इम्प्लांटेशन के लिए? मतलब अब जो हमारा ओवम और स्पर्म फ्यूज हुआ है तो वो कहीं इम्प्लांट भी तो होगा, ठीक है, इम्प्लांटेशन के लिए ये जरूरी है, ये पूछ रहा है। एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब फर्टिलाइज्ड ओवम और अदर जो इवेंट्स होते हैं प्रेगनेंसी, उसके लिए क्या ये जरूरी है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब हमारी प्रेगनेंसी हो जाती है तो जितनी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो क्या हो जाती है? 9 मंथ के लिए स्टॉप, ठीक है। एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, और उस दौरान कोई भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होती। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, किसकी वजह से? जो एब्सेंस होती है फर्टिलाइजेशन की, द कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट्स, और जो कॉर्पस ल्यूटियम होती है वो डिजनरेट्स हो जाती है। दिस कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन मार्किंग अ न्यू साइकिल, और जो मार्किंग करती है न्यू साइकिल इन ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। ह्यूमन बींग्स मतलब फीमेल की बात हो रही है। मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस अराउंड 50 ईयर ऑफ एज। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ये सीज हो जाती है, या आप ऐसे कह लें स्टॉप हो जाती है। तो ये 50 ईयर की एज पर जब फीमेल की एज 50 ईयर हो जाती है तब ये सीज हो जाती है। अब इसको साइंटिफिकली यानी कि आप अपनी बायोलॉजी की लैंग्वेज में क्या कहेंगे? मेनोपॉज, यानी कि ये स्टॉप हो गई, मेनोपॉज हो गई। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज। तो ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ये नॉर्मल इंडिकेटर है रिप्रोडक्टिव फेज का, एंड एक्सटेंड बिटवीन मेनार्च एंड मेनोपॉज, और ये एक्सटेंड किसके बीच में होती है? मेनार्च और मेनोपॉज की, ठीक है। अब ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिए, मैं एक बार और बता देता हूँ। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टेक बाथ एंड क्लीन योरसेल्फ, आप बात लें, क्लीन रहें, तो ये बहुत जरूरी है। आप सैनिटरी नैपकिन का यूज करें, और होममेड पैड्स होते हैं आप उनका भी यूज कर सकते हैं, और इन्हें चेंज करना है आपको 4 से 5 घंटे के बाद, ठीक है। होममेड पैड नैपकिन्स हैं और होममेड पैड्स हैं, या आफ्टर 4-5 आवर्स आप चेंज कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। डिस्पोज करना है सैनिटरी पैड्स को, नैपकिन्स को प्रॉपरली। रैपिंग इन विद अ यूज्ड पेपर, डू नॉट थ्रो द यूज्ड नैपकिन इन द ड्रेन पाइप, यानी कि जो आपने नैपकिन यूज करे हैं या सैनिटरी पैड्स यूज करे हैं ड्रेन पाइप में उन्हें थ्रो ना करें, टॉयलेट्स में या किसी ओपन एरिया में। आफ्टर हैंडलिंग द नैपकिन आप अपने हाथ धोएं साबुन से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की और इम्प्लांटेशन की, कि ओवम और स्पर्म फर्टिलाइज्ड कैसे होता है, और इसके बाद ये जब फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो इसका इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जब ड्यूरिंग कोपुलेशन होता है यानी कोइटस,
सीमन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वजाइना इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। तो इसको इंसेमिनेशन बोलते हैं। जब सीमन, इंसेमिनेशन होता क्या है, पहले वो समझो। जब पॉपुलेशन के दौरान जो सीमन रिलीज होता है पेनिस से वजाइना में, उसको हम इंसेमिनेशन बोलते हैं। द मोटाइल स्पर्म, जो स्पर्म होता है वो स्विम करता है रैपिडली, और स्पर्म जो होता है वो इसलिए स्विम करता है रैपिडली ताकि वो जल्द से जल्द जाकर ओवम से फ्यूज हो सके। ठीक है, तो स्पर्म जो होता है बहुत तेजी से मोटाइल करता है, स्विम करता है रैपिडली, और जो ये स्विम करता है वो टेल की हेल्प से करता है। पास थ्रू द सर्विक्स, तो ये स्विम करता हुआ जो पास करेगा, निकलेगा, वो सर्विक्स से निकलेगा और एंटर करेगा यूट्रस में, और फाइनली ये रीच कर जाएगा एम्पुलरी रीजन में ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में द ओवम रिलीज बाय द ओवरी इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलर रीजन। जब ओवम रिलीज होगा ओवरी से, तो ओवम जो ट्रांसपोर्ट होता है वो भी कहाँ पर पहुंचता है, एम्पुलरी रीजन में, और आपका जो स्पर्म गया वो भी कहाँ पहुंचा, एम्पुलरी रीजन में। ठीक है, वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन कैन ऑल्सो अकर इन द ओवम एंड स्पर्म। अब फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन किन के बीच में हो रहा है, ओवम के बीच में हो रहा है, यानी कि फीमेल एग, और स्पर्म के बीच में हो रहा है। ठीक है, आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन। तो ये दोनों कहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो गए, एम्पुलरी रीजन में पहुंच गए, यानी ये ट्रांसपोर्ट हो गए। अब यहाँ पर ये फर्टिलाइज करेंगे। दिस इज द रीजन व्हाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। इसीलिए और कॉपुलेशन क्यों नहीं हो पाते और फर्टिलाइज नहीं हो पाते प्रेगनेंसी में। ठीक है, तो देखिए ये ओवम है, ये स्पर्म है, ठीक है, फ्यूज हो गए, उसके बाद ये 2 सेल्स हो गई, ये फिर 2 से 4 हुई, 4 से 8 हुई, तो ये देखिए फिर उसके बाद यहाँ पर 8 से 16 हो गए, ये फिर जी में ब्लास्टोसिस्ट बन गए। ठीक है, अब ये देखो आप, ये आपके ट्रेवल कर रहा है, और यहाँ पे जो एच है ये वाला, जी तक तो आपने देख लिया ब्लास्टोसिस्ट है, एच जो है ये ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन हो गया, यानी ब्लास्टोसिस्ट अटैच्ड हो गया वॉल से। चलो आगे डिस्कस करें। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन होता है जब स्पर्म का और ओवम का, तो उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जब फर्टिलाइजेशन का टाइम होता है तो स्पर्म आता है और कांटेक्ट करता है जोना पेलुसिडा लेयर से। ठीक है, जोना पेलुसिडा लेयर जो होती है ये ओवम के चारों तरफ होती है। ठीक है, ओवम जो कवर होता है वो जोना पेलुसिडा लेयर से कवर होता है। अब स्पर्म आएगा, ठीक है, वो एंटर करेगा जोना पेलुसिडा से, तो जोना पेलुसिडा लेयर होगी, ठीक है, उसके जरिए ये एंटर करेगा। अब अदर जो एडिशनल स्पर्म होते हैं उनको रोकने का भी काम ये लेयर करती है। ठीक है, अब जोना पेलुसिडा से ये इंश्योर कराती है कि एक ओवा से एक ही स्पर्म फ्यूज हो, तो ये इंश्योर करती है कि एक ओवा से सिर्फ एक ही स्पर्म फ्यूज हो। अब जो एडिशनल स्पर्म आएंगे उनको ये रोकेगी। अब जो आपका स्पर्म है उसके पास जो एक्रोसोम है उसमें एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, अब जो एंजाइम्स होते हैं जब ये आके पेनिट्रेट करता है जोना पेलिसिडा में, तो एक्रोसोम में जो एंजाइम्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, और ये जोना पेलिसिडा को पेनिट्रेट करते हैं ताकि स्पर्म एंटर कर सके और ये फ्यूज हो सके ओवम से, फर्टिलाइजेशन कर सके। ठीक है, तो हेल्प द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पेलुसिडा। तो इसमें जो हेल्प करता है एक्रोसोम, स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म, ठीक है, ऑफ द ओवम। साइटोप्लाज्म जो ओवम को होता है उसमें एंटर करता है थ्रू द जोना पेलुसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं ये ओवम हो गया, ये सेल्स ऑफ द कोरोना रेडिएटा, ये आपकी जोना पेलुसिडा लेयर है। ठीक है, ये ओवम के चारों तरफ है, ये स्पर्म आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक नहीं है, एडिशनल है। ठीक है, ये पेरिविलेटाइन स्पेस है। ठीक है, पेरिविटेलाइन स्पेस है, तो देखिए ये वाला एंटर कर रहा है।
अब इनको रोकने का भी काम इस लेयर को करना है, और ये जो है स्पर्म, ये यहाँ पर अपने एंजाइम रिलीज कर रहा है ताकि पेनिट्रेट कर सके और एंटर कर जाए और इससे फर्टिलाइज्ड हो जाए। ठीक है, फर्टिलाइज कर ले। द इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ द म्यूटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। तो इस कंप्लीशन को, म्यूटिक डिवीजन को हम सेकेंडरी oocyte कहते हैं। द सेकेंड म्यूटिक डिवीजन इज ऑल्सो अनइक्वल एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए सेकेंडरी पोलर बॉडी। अब जो सेकेंडरी पोलर बॉडी बन रही है वो यहाँ पर फॉर्म हो रही है, तो जो रिजल्ट में फॉर्मेशन हो रहा है वो सेकेंडरी पोलर बॉडी को हो रहा है। एंड अ हैप्लॉइड ओवम, और जो हैप्लॉइड ओवम होता है उसे oocyte बोलते हैं। Soon the haploid nucleus of the sperm and that of the ovum fuse together to form a diploid zygote। अब ओवम और स्पर्म फ्यूज हो गए तो इन्होंने डिप्लॉइड जाइगोट बना लिया। डिप्लॉइड जाइगोट, इनके पास 23 क्रोमोसोम्स थे, ओवम के पास 23 क्रोमोसोम्स स्पर्म के पास थे, तो इन दोनों ने मिलकर 46 क्रोमोसोम का डिप्लॉइड जाइगोट बना लिया। ठीक है, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी देयर इन द जाइगोट, तो हम कहेंगे 46। ठीक है, दोनों 23 लाए, अपने 46 क्रोमोसोम्स हो गए, यानी कि 46। One has to remember that the sex of the baby has been decided at the stage itself। अब देखो, बेबी का सेक्स किस पे डिपेंड करता है? फादर पे। और कैसे करता है मैं आपको बताऊं। देखिए, आपको ये तो पता है कि फीमेल के लिए हमें XX क्रोमोसोम्स चाहिए और मेल के लिए हमें XY क्रोमोसोम्स चाहिए। ठीक है, अब जो फादर से क्रोमोसोम आए हैं, अगर उसके पास Y क्रोमोसोम है तो बेबी बॉय होगा। ठीक है, और अगर फादर से जो क्रोमोसोम्स आए हैं उसके पास X है तो बेबी गर्ल होगी। ठीक है, तो ये जो सेक्स से डिपेंड करता है बच्चे का, वो फादर के क्रोमोसोम्स पर करता है, और ये साइंटिफिकली प्रूव भी है। ठीक है, ऑल द हैप्लॉइड गैमेट्स ओवा प्रोड्यूस बाय द फीमेल। ठीक है, जितने भी ओवा आएंगे वो किससे आएंगे? फीमेल से आएंगे। द सेक्स क्रोमोसोम एक्स, जहां से सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स आता है। वेयर एज इन द मेल गैमेट्स, स्पर्म से द सेक्स क्रोमोसोम वुड बी आइदर एक्स और वाई, दोनों हो सकते हैं। एक्स आ गया तो बेबी गर्ल, वाई आ गया तो बेबी बॉय। ठीक है, हैंस 50% ऑफ स्पर्म कैरी द एक्स क्रोमोसोम्स। 50% स्पर्म एक्स क्रोमोसोम्स के और 50% क्रोमोसोम्स वाई के हैं। आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, द जाइगोट of Y fertilized the ovum। The zygote carrying XX will develop into a female। तो जैसा मैंने आपको बताया डबल एक्स क्रोमोसोम्स है तो डेवलपमेंट फीमेल का होगा, और अगर XY क्रोमोसोम्स है तो डेवलपमेंट मेल का होगा। यू विल लर्न मोर अबाउट द क्रोमोसोमल पैटर्न इन चैप्टर 5। अब चैप्टर 5 में आप क्रोमोसोमल पैटर्न के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, दैट इज वाई साइंटिफिकली इट इज करेक्ट to say that the sex of the baby is determined by the father and not by the mother। तो बच्चे का जो सेक्स डिटरमाइन करेगा कि वो लड़का होगा या लड़की होगा, ये उसके बाप पे डिपेंड करेगा, यानी कि फादर पे, पापा पे, ना कि माँ पे, मदर पर। ठीक है, तो ये साइंटिफिकली करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखेंगे द म्यूटिक डिवीजन start as the zygote moves through the isthmus of the oviduct called cleavage towards the uterus। ठीक है, फिगर 2.11 आपने देखा, और फॉर्म्स 2 4 8 16 सेल्स बने हैं। अब जो 16 डॉटर सेल्स हैं उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोमर्स। ठीक है, और जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो कब तक है? 8 to 16 ब्लास्टोमर इज कॉल्ड अ मोरूला। जो एम्ब्रियो है 8 से 16 है। ठीक है, तो उस ब्लास्टोमर को हम क्या बोलने लगते हैं? मोरूला। अब वो मोरूला है। ठीक है, मोरूला कंटिन्यूअस टू डिवाइडेड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू द ब्लास्टोसिस्ट। अब मोरूला क्या करता है? कंटिन्यूअस डिवाइड करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट में। ठीक है,
एज इट मूव्स फर्दर इनटू द यूट्रस, तो ये मूव करता है यूट्रस के अंदर। द ब्लास्टोमर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट। जो ब्लास्टोमर्स की जो ब्लास्टोसिस्ट होते हैं, इसकी जो आउटर लेयर होती है उसे ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं, और ये अटैच्ड कर जाता है इनर सेल मास से। जो ट्रोपोब्लास्ट होता है ये कॉल्ड द इनर सेल मास, तो ट्रोपोब्लास्ट को आप इनर सेल मास भी बोलते हैं, ठीक है, इनर सेल मास। द ट्रोपोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम। अब ये जो ट्रोपोब्लास्ट की सेल है ये किससे अटैच्ड करेगी? एंडोमेट्रियम से। देखिए मैं आपको दिखाऊं, कहाँ चला गया डायग्राम, देखिए यहाँ पर अटैच्ड हो गया। देखिए ब्लास्टोसिस्ट है, इम्प्लांटेशन, तो ये यहाँ पर अटैच्ड हो गया इनर सेल से, ठीक है। ट्रोपोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम से अटैच्ड हो गया, and the inner cell mass gets differentiate the as the embryo. After attachment, the uterine cell divide rapidly and cover the blastocyst. As a result, the blastocyst become embedded in the endometrium of the uterus. ठीक है, दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन एंड इट्स लीड्स टू प्रेगनेंसी। तो ये सब क्या है मैं आपको बताऊं, ये जो है ये इम्प्लांटेशन हो गया ब्लास्टोसिस्ट का, और ये लीड करेगा प्रेगनेंसी को, ठीक है। तो अब ये प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई। अब जो हम बात करेंगे प्रेगनेंसी की करेंगे और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की करेंगे, कि प्रेगनेंसी क्या है और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट क्या है। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मतलब जैसे कि अब प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है, जो मैंने आपको बताया ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो गया, तो अब प्रेगनेंसी लीड कर रहा है, ये लीड इम्प्लांटेशन कैसे लीड कर रहा है? प्रेगनेंसी को। अब प्रेगनेंसी में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन शो होने लगता है, अपियर ऑन द ट्रोपोब्लास्ट कॉल्ड क्रोनिक विलाई, तो इसको हम बोलते हैं क्रोनिक विलाई, जो सराउंडेड होती है यूट्राइन टिश्यू से एंड मैटरनल ब्लड से। The chronic villi and uterine tissue becomes interdigitate with each other and jointed from a structural and functional unit between developing embryo। तो ये structural and functional unit है developing embryo के, और developing embryo को अब हम क्या बोलेंगे? fetus। और मैटरनल बॉडी को हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। मैटरनल बॉडी जो है उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। देखिए आप, देखिए ये प्लेसेंटा विलाई है, ठीक है, ये आपके अम्बलाइकल कॉर्ड है विद इट्स वेसल्स, ये वाली, ये आपका कैविटी ऑफ यूट्रस है, ये यॉक सैक है, ये एम्ब्रियो है, ठीक है। ये प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स है। अब ये प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स से क्या करता है? ये जैसे इन्फेक्शन वगैरह होता है उसे एंटर नहीं करने देता, ठीक है। और जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टाइम पास आता है, यानी डिलीवरी का टाइम पास आता है कि बेबी का बर्थ होने वाला है, तो ये प्लग धीरे धीरे मूव करने लगता है, और ये फिर जैसे ही आपका प्रेगनेंसी का टाइम होता है ये एकदम से निकल जाता है, ठीक है, ताकि बेबी बर्थ हो सके। तो ये प्रोटेक्शन करता है इन्फेक्शन वगैरह से बच्चे का। द प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। तो प्लेसेंटा को क्या चाहिए? सप्लाई चाहिए ऑक्सीजन की, न्यूट्रिएंट्स की, टू द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के लिए, ठीक है। एंड ऑल्सो रिमूव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे रिमूव करे, एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल्स हैं जो प्रोड्यूस करता है एम्ब्रियो, ठीक है। प्लेसेंटा जो कनेक्ट होता है वो एम्ब्रियो थ्रू किससे कनेक्ट होता है? प्लेसेंटा और एम्ब्रियो कैसे कनेक्ट होते हैं? थ्रू अम्बलाइकल कॉर्ड अम्बलाइकल कॉर्ड जो होती है उसके जरिए ये कनेक्ट होते हैं। ये हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू एस फ्रॉम एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो को सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करती है। प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन टिश्यू। अब जो प्लेसेंटा होती है ये एक्ट करती है एज ए एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूस करती है सेवरल हार्मोन्स को। अब इसमें कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं? HCG ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन, HCG ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL,
एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये हार्मोन रिलीज होते हैं ईटीसी इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी का फेज होता है उस दौरान ये हार्मोन रिलीज होते हैं। अ हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन, एक हार्मोन और रिलीज होता है रिलैक्सिन, इज ऑल्सो सीक्रेटेड बाई द ओवरी। अब ये जो हार्मोन रिलीज होता है ये कहां से होता है? ओवरी से। लेट अस रिमेंबर दैट HCG, HPL and relaxin are produced in women only during pregnancy। अब आप एक चीज याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रेगनेंसी के टाइम पर फीमेल के अंदर कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं जो आफ्टर प्रेगनेंसी नहीं होते, ठीक है, प्रेगनेंसी के बाद नहीं होते, जब फीमेल प्रेग्नेंट होगी तब हमारे जो हार्मोन रिलीज होंगे HCG होंगे, HPL होंगे, रिलैक्सिन होंगे, ठीक है, ये प्रेगनेंसी के टाइम पर ही रिलीज होंगे। इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लेवल ऑफ अदर हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, ठीक है, ईटीसी, एंड इंक्रीज सेवरल फोल्ड्स इन द मैटरनल ब्लड्स। तो ये हार्मोन रिलीज होते हैं। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन इज असेंशियल। अब इन हार्मोन्स का इंक्रीज होना, जो प्रोडक्शन है इन हार्मोन्स का, उनका इंक्रीज होना असेंशियल है ताकि सपोर्ट मिल सके फीटल ग्रोथ को। जो बच्चे की ग्रोथ है उसको सपोर्ट मिलने के लिए ये हार्मोन रिलीज हो और इनका प्रोडक्शन इंक्रीज हो, वो बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, यानी फीटल ग्रोथ के लिए जरूरी है। मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, और ये मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं मदर में और मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन एंड इनर सेल मास एम्ब्रियो डिफरेंशिएट्स इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड एक्टोडर्म। अब जो आउटर लेयर है उसे एक्टोडर्म बोल रहे हैं और मिडिल लेयर है वो एंडोडर्म है। और जब मीजोडर्म सून अपीयर होगी इन दोनों एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, 3 layers like give rise to all tissue organs। एक्टो मीजो एंडो कौन सी है? जैसे कि देखिए, बीच वाली मिडिल हो गई, एंड वाली एंडोडर्म हो गई, सबसे ऊपर आपकी एक्टोडर्म आई, फिर इसके अंदर एंडोडर्म है, मीजोडर्म है, फिर सबसे एंड में एंडोडर्म है। तो जब एक्टोडर्म और एंडोडर्म बन जाती हैं तो उनके बीच में अपीयर होती है मीजोडर्म, ठीक है। It needs to be mentioned here that the inner cell mass contains certain cells called stem cells। तो यहाँ पर जो सेल्स बन रही हैं वो स्टेम सेल्स हैं, which have to potency to give rise to all the tissue and organs। अब स्टेम सेल के पास ये पावर है, ये पोटेंशियल है कि वो राइज कर सके टिश्यू एंड ऑर्गन्स को, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट आर द मेजर फीचर ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एट वेरियस मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के जो वेरियस मंथ होते हैं तो उसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसा होता है। द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ। अब जो ह्यूमन प्रेगनेंसी होती है वो 9 महीने की होती है। डू यू नो हाउ मेनी मंथ प्रेगनेंसी लास्ट इन डॉग्स, एलिफेंट एंड कैट्स। क्या आप जानते हो डॉग्स में, एलिफेंट्स में और कैट्स में कितने दिन की प्रेगनेंसी होती है, यानी कितने महीनों की प्रेगनेंसी होती है, ठीक है। फाइंड आउट इन ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स की हम बात करें तो ह्यूमन बींग्स में तो 9 मंथ की होती है। जो पहला महीना होता है प्रेगनेंसी का उसमें एम्ब्रियो का हार्ट बनेगा, ठीक है, जो एम्ब्रियो का है वो हार्ट डेवलप होगा। अगर ये फर्स्ट साइन है आपके फीटस ग्रोइंग का, ठीक है, कि फीटस ग्रो हो चुका है। अब हार्ट साउंड को सुनने के लिए आप स्टेथोस्कोप का यूज कर सकते हैं और केयरफुली अगर आप सुने तो आपको हार्ट की साउंड सुनाई देगी। बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी का सेकेंड मंथ होता है उसमें फीटस की लिम्स एंड डिजिट्स डेवलप होते हैं, ठीक है। बाय द एंड ऑफ द 12 वीक्स, अब जो 12 हफ्ते खत्म हो गए तो उसको हम बोलेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि 3 महीने का एक टाइम खत्म हो गया, 12 वीक्स हो गए तो हमारे 3 महीने खत्म हो गए तो उसको हम बोलेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड, तो ज्यादातर जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं वो बन जाते हैं। जैसे एग्जांपल हम कहें तो लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स बन गए। आर वेल डेवलप्ड, मतलब बहुत अच्छी तरह डेवलप्ड हो जाते हैं।
तो फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्विंग ड्यूरिंग द 5th मंथ। तो 5वें महीने में आप फीटस के हेयर और हेड को यूजुअली ऑब्जर्व कर सकते हैं। कौन से महीने में? 5वें महीने में, 5th मंथ। बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक्स, जब 24 हफ्ते खत्म हो जाते हैं, यानी 24 वीक्स खत्म हो जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एंड ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर, यानी कि 6 महीने हो गए। 3 यहाँ पर हुए, 3 यहाँ पर हुए, तो 3 + 3 आपके 6 हो गए, तो 6 मंथ हो गए आपके। जो तीसरा महीना, जो 6 मंथ खत्म होते हैं, उसको हम बोलते हैं एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर। ठीक है। द बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन एयर, तो बॉडी जो होती है वो फाइन एयर से कवर्ड होती है। आईलिड सेपरेट होती है बच्चे फीटस की, एंड आईलैशेस जो होती हैं वो नजर फॉर्म्ड हो जाती है, यानी कि बन जाती है। बाय द एंड ऑफ 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी फीटस फुली डेवलप्ड हो गया और रेडी है डिलीवरी के लिए। ठीक है। अब हम बात करेंगे पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन जो होता है उसका मीनिंग होता है बेबी बर्थ, कि बच्चे का जन्म होना, बच्चा पैदा होना, उसको हम बोलना है पार्चुरेशन। ठीक है। लैक्टेशन, बच्चे की माँ जो उसे मिल्क फीड कराती है, तो उसे लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं। ठीक है। तो हम जो बात करेंगे वो पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन की करेंगे। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ। तो ये तो आपको पता है कि एवरेज ड्यूरेशन जो है ह्यूमन प्रेगनेंसी का वो 9 मंथ है। ठीक है। विच इज कॉल्ड द गेस्टेशन पीरियड, तो इस पीरियड को हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। ठीक है। विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी कॉज एक्सपल्शन डिलीवरी ऑफ द फीटस। दिस प्रोसेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ फीटस, चाइल्ड बर्थ को बोलते हैं हम पार्चुरेशन। जैसा मैंने आपको बताया, चाइल्ड बर्थ की यानी कि डिलीवरी ऑफ फीटस को हम बोलेंगे पार्चुरेशन। अब चाइल्ड बर्थ हो गया। पार्चुरेशन इज induced by a complex neuroendocrine mechanism. The signals for parturition originated from the fully developed fetus and the placenta, which induce mild uterine contraction called fetal ejection reflex. तो इसको क्या बोलते हैं? fetal ejection reflex. This triggers release of oxytocin from the maternal pituitary. तो जो ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा वो मैटरनल पिट्यूटरी से होगा। ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द यूट्राइन मसल्स एंड कॉज स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो ये रिलीज होगा मसल्स पर ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और ये कॉज करेगा स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को, विच इन टर्न स्टिमुलेट्स फर्दर सीक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। ठीक है। The stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continues, resulting in strong and strong contraction. तो ये क्या करेगा? ये strong and strong contraction करेगा। This lead to expulsion of the baby out of the uterus. तो अब इसमें क्या होगा? बेबी आउट हो यूट्रस से, थ्रो किसके जरिए? बर्थ कैनाल से होता हुआ यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल, तो उस पार्चुरेशन। सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर्ड, जल्दी या बाद में इन्फेंट की डिलीवरी हो जाएगी। द प्लेसेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस, तो प्लेसेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड हो जाएगा आउट ऑफ द यूट्रस। ठीक है। व्हाट डू यू थिंक द डॉक्टर इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी? तो डिलीवरी के टाइम पर डॉक्टर क्या इंजेक्ट करता है? ठीक है। The mammary glands of the female undergo differentiation during the pregnancy and start producing milk. अब देखो, जैसे ही बच्चे की डिलीवरी हो गई तो जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं फीमेल की, वो प्रोड्यूस करने लगती हैं मिल्क को, और जब प्रेगनेंसी के बाद मिल्क प्रोड्यूस होता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं लैक्टेशन। ठीक है। लैक्टेशन पीरियड। दिस हेल्प द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न। अब ये जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है उसका फायदा क्या है? जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको मदर फीड करा सके। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड क्लोस्ट्रम। अब देखो, जो इनिशियल फ्यू डेज होते हैं क्लोस्ट्रम, उसमें क्या होता है? मिल्क जो होता है गाढ़ा होता है, हल्का पीला होता है और न्यूट्रिशियस होता है। ठीक है।
और उसके अंदर सेवरल एंटीबॉडीज होती है जो बच्चे को आपके रेजिस्टेंस प्रोवाइड करें, न्यूबॉर्न बेबी को। ठीक है, तो एंटीबॉडीज होते हैं एब्सोल्युटली असेंशियल टू डेवलपिंग, मतलब डेवलप न्यूबॉर्न बेबी के डेवलप के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्लोस्ट्रम जो होता है उसमें एंटीबॉडीज होती हैं और न्यूट्रिशंस होते हैं। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी। अब डॉक्टर क्या रिकमेंड करते हैं कि आपको अगर एक हेल्दी बेबी चाहिए तो बच्चे के जो इन्फेंट की ग्रोथ के लिए जो स्टार्टिंग पीरियड्स होते मंथ होते हैं उसमें आप बच्चे को अपना ही दूध पिलाएं, मतलब दूध पिलाया जाए। तो मदर जो है, कहते नहीं है कि एक बूंद पानी तक नहीं, 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाइए, तो वो बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है और वो हेल्दी बेबी उससे डेवलप होता है। ठीक है, बच्चा जो है हेल्दी होता है। आई होप आपके यहाँ तक पूरा चैप्टर क्लियर हो गया हो, मैंने एक एक लाइन आपको क्लियर कराई है। इसके अलावा आप नेक्स्ट कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन, तो आप वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको कोई दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम आती है चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, हम लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे डालते रहते हैं, नोटिफिकेशन वगैरह सबके लिए। ठीक है, आप इसको ज्वाइन ज़रूर कीजिए कि क्या अपडेट आया नीट में, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उसके लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर कर लें। और इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं, और QR कोड है, आप इनके ज़रिए स्कैन करके भी हमें टेलीग्राम चैनल और ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।